आज हम लोग की क्लास है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI फर्स्ट ईयर क्लास 10। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 9 क्लास तक। जिसको ज़्यादा जानकारी चाहिए इस क्लास से संबंधित पिछले 9 क्लासेस आप लोग देख लीजिए, आप लोग के डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आगे समझने के लिए पीछे का पढ़ना ज़रूरी होता है। और इस क्लास का जो होने जा रहा है इसका फ्री में आप PDF पाना चाहते हैं और फ्री में ऑनलाइन मार्क टेस्ट देना चाहते हैं तो आप जो है इस वेबसाइट पर जाइए www.globaliti.org पर और सुविधा का लाभ उठाइए। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। बोल रहा विच फैक्टर अफेक्ट द पोलरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलरिटी को कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। देखो जो हमारी पोलरिटी है, विच फैक्टर अफेक्ट द पोलरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलरिटी को अफेक्ट करने वाला सिर्फ एक ही फैक्टर है, लेंथ ऑफ कॉइल, डायरेक्शन ऑफ करंट, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। उसका जो पोलरिटी है उसको अफेक्ट करने वाला सिर्फ है डायरेक्शन ऑफ करंट। यदि डायरेक्शन ऑफ करंट को हम चेंज कर देंगे तो उसकी पोलरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उसको इफेक्ट करने वाला कौन सा कारक है, डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका पहला का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स MMF। जिस प्रकार हमारी विद्युत सर्किट में EMF होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, EMF का मात्रक वोल्ट होता है, उसी प्रकार हमारी मैग्नेटिक सर्किट में चुंबकीय परिपथ में क्या होता है, MMF मैग्नेटिक मोटिव फोर्स इसको बोलते हैं। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स जो लिखा हुआ है MMF इक्वल टू क्या होता है, MMF इक्वल टू NI। ठीक, NI होता है। तो देखिए NI कहाँ पे दिया हुआ है, एम्पियर टर्न कहीं पे दिया हुआ है। इसका राइट आंसर एम्पियर टर्न हो जाएगा। ठीक, ये दिया हुआ है एम्पियर टर्न, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर, एम्पियर टर्न। MMF बराबर NI। NI हमारा I क्या है, करंट है, N क्या है, टर्न समझ लीजिए। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर पर टर्न, एम्पियर टर्न। यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो टोटल इंडक्टेंस क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है, सीरीज के लिए आपको बताया गया था, L इक्वल टू L इक्वा इन सीरीज। जिस प्रकार रेजिस्टेंस का निकालते हैं आप R1 प्लस R2 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी एलिमेंट होते हैं आपको सीरीज में कनेक्शन करने होते हैं, उसी प्रकार L1 प्लस L2 प्लस L3 जितने भी एलिमेंट हमें निकालने होंगे वो सीरीज में कनेक्ट होते जाएंगे। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, टोटल श्रृंखला से जुड़े हुए हैं तो क्या निकाला, टोटल इंडक्टेंस निकालना है, वो भी सीरीज में। टोटल इंडक्टेंस LT जो लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3। अगला क्वेश्चन बोला परमियंस की यूनिट क्या है। परमियंस की यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमियंस। एम्पियर टर्न पर वेबर स्क्वायर। देखिए परमियंस हमारा जो हो, जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा होता है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, तो जिस प्रकार हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस होता है और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में जो हमारी परमियाबिलिटी होती है मतलब फ्लक्स को पास करने की, समझिए कि फ्लक्स को पास करने का काम करती है परमियंस। और परमियंस क्या है, परमियंस वो क्या बोलते हैं, परमियंस जैसे जिस प्रकार कंडक्टेंस की अगर एनालॉजी देखें तो जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस चालकत्व होता है उसी प्रकार इसमें परमियंस होता है और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं परमियाबिलिटी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इसका वेबर एम्पियर टर्न, क्योंकि परमियंस इक्वल टू होता है, परमियंस इक्वल टू होता है वेबर किस में होता है, वेबर होता है फाई अपान NI। ये इसका हो जाएगा फार्मूला। अब देखिए जब फाई क्या होता है, वेबर, और उसके बाद NI क्या होता है, एम्पियर टर्न। अभी हमने पिछले फार्मूले में देखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेबर एम्पियर टर्न। ठीक, W/AT वेबर एम्पियर टर्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहीं पे दिया हुआ है वेबर एम्पियर टर्न। अगला क्वेश्चन पूछा है विच रूल इज अप्लाइड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड कॉइल। प्रणालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू होता है। तो इसके लिए हमने बताया है आपको पिछली क्लासों में, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या होता है, बाएं हाथ का नियम क्या होता है, कार्क स्क्रू क्या होता है,
कार के स्क्रू हमने बताया था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है, जब क्लॉकवाइज घूमेगा हमारा स्क्रू नीचे की ओर जाता है। मैग्नेटिक क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में रिलेशन बताया था। उसी प्रकार पूछा है परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। कार के स्क्रू रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल लागू होता है। राइट हैंड पाम रूल क्या बताता है, अगर हमारा राइट हैंड ले लें, राइट हैंड पाम रूल ले लें तो क्या बताता है, जैसे कि ये हमारा क्या बोलते हैं अंगूठा है, अंगूठा क्या बताता है, ये हमारा करंट को बताता है और ये हमारी दिशा को बताता है जो पाम होती है, और ये हमारा फील्ड को बताता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट हैंड पाम रूल। और राइट हैंड पाम रूल क्या बोलते हैं, राइट हैंड पाम रूल किससे संबंध रखता है, राइट हैंड पाम रूल अगर देखें तो संबंध रखता है बायो सेवर्ट लॉ, आपने पढ़ा हो बायो सेवर्ट लॉ, ठीक, बायो सेवर्ट लॉ से संबंध रखता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कैपेसिटर सर्किट। देखिए दिया हुआ है कैलकुलेट द टोटल वैल्यू। अब हमने आपको फार्मूला बताया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, फिर से 10 लिखा हुआ है, फिर से 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, ठीक। ये आपकी वोल्ट है, ये आपके सब माइक्रोफैरड में लिखे हुए हैं, माइक्रोफैरड माइक्रोफैरड माइक्रोफैरड। हमने आपको बताया था कि अगर सीरीज में दिया हुआ हो तो क्या हो कर लेंगे, हम निकालना है C1 प्लस C2। यदि पैरेलल इस समय सर्किट हमारी सीरीज में दी है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ऐसे जितने भी एलिमेंट होंगे सबका हम लिख लेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे, टोटल हमारा निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा निकल कर 40 माइक्रोफैरड। राइट आंसर इसका आ जाएगा 40 माइक्रोफैरड। अपना आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद बोला है व्हाट इज द प्रिकॉशन टू बी टेकन बिफोर कनेक्टिंग द डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग कैपेसिटर। श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतना चाहिए। हम श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग के कैपेसिटर को हम सीरीज में जोड़ने जा रहे हैं विभिन्न वोल्टेज रेटिंग के, तो उस समय हमको क्या सावधानियां मतलब क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो प्रिकॉशन हमें क्या रखना है, पहली चीज़ तो जो उसमें जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके रेटेड वोल्टेज से हमेशा कम ही हो, कम से कम इतना तो करें। पहली बात तो कोशिश करते हैं किसी भी एलिमेंट में वोल्टेज ड्रॉप बिल्कुल ना हो, लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जिसमें PD ना हो, मतलब अगर मतलब PD पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज लगाया जाए उसमें VD ना हो, वोल्टेज ड्रॉप ना हो, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, कुछ ना कुछ होगा ही। हमारी कोशिश ये रहती है BD का मतलब कितना भी कम हो, कितना भी मतलब अधिक हो, कितना भी अधिक हो वोल्टेज ड्रॉप कितना भी अधिक हो, कभी भी हमारे टर्मिनल वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज के बराबर ना हो, नहीं तो मेरा आउटपुट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, माइंड में रखते हुए हम क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़ते हैं। All the capacitor must be same manufacturer. Each capacitor voltage drop must be less than its voltage rating. Total capacitance value must be less than the lowest value of capacitor. Breakdown voltage of each capacitor must be same. Each capacitor voltage drop must be less than its voltage rating. ऑल द कैपेसिटर मस्ट बी सेम मैन्युफैक्चर। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा जो मैंने आपको बताया। ईच कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप मस्ट बी लेस देन वोल्टेज रेटिंग। जो उसकी वोल्टेज रेटिंग है कम से कम इतनी कोशिश करनी चाहिए उसकी जो वोल्टेज रेटिंग हो तो उसके बराबर वोल्टेज ड्रॉप ना होने पर, नहीं तो हमारा आउटपुट जीरो हो जाएगा या सर्किट वर्क नहीं करेगी। विच मटेरियल इज यूज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सुकार्यता बोलते हैं शायद। कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है, सब्सटेंस। विच मटेरियल इज पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, 3 प्रकार के होते हैं हमारे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल और तीसरा है डायामैग्नेटिक मटेरियल। 3 प्रकार के हमारे मटेरियल होते हैं। उसमें पूछा है कि पैरा का एग्जाम्पल कौन सा है, यही पूछा है। तो पैरा का एग्जाम्पल कौन सा है, देखो विच मटेरियल इज यूज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या है, पैरा, कॉपर, बिस्मथ, ग्राफिट। तो इसका देखो फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो निकल, कोबाल्ट हो जाएंगे। पैरा के आपका कॉपर हो जाएगा। और यहाँ पर एक केस ऐसा होता है जिस केस में हम बिस्मथ को भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में देखें मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल इस समय, तो इसका राइट आंसर फिलहाल कॉपर है।
और डायामैग्नेटिक मटेरियल में कौन से आते हैं, हमारे जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, लौहचुंबकीय पदार्थ है। इनकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है म्यू आर, ये 1 से अधिक होती है। कितनी होती है, म्यू आर 1 से अधिक होती है। और जो ये पैरा की बात कर रहे हैं, फेरो की बात कर रहे हैं, पैरा की बात करोगे तो म्यू आर हमारी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी हो जाती है वो लगभग 1 के बराबर हो जाती है। और डायामैग्नेटिक मटेरियल हमारी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है, मतलब परमिएबिलिटी है हमारी डायामैग्नेटिक में क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी म्यू आर इक्वल टू 1 से कम हो जाएगी। ठीक, रिलेटिव परमिएबिलिटी हमारी जो है म्यू आर ये कितनी हो जाएगी, फेरोमैग्नेटिक के केस में 1 से अधिक हो जाएगी, पैरा में लगभग 1 के बराबर, और इस केस में डाया में 1 से कम हो जाती है। ये आपके 3 एलिमेंट होते हैं। पूछा है कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो कॉपर हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक, और पूछा उसके बाद BH वक्र में x द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज x इन BH कर्व। हमारी जो फ्लक्स डेंसिटी होती है, देखिए यहाँ पे इसको हम बोल दे B, इसको बोल दे H। ठीक, BH कर्व हमारा बन जाता है। 2 लूप हैं B और H, फ्लक्स डेंसिटी, और ये आपका H क्या है, H आपका कह दें हम, H को बोल दें H हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और ये हमारी फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगी। तो हमारी जो फ्लक्स डेंसिटी जितनी पॉजिटिव में होगी, इधर ऊपर का हिस्सा जितना भी है हमारा वो पॉजिटिव में होगा, नीचे का जितना भी हिस्सा है वो निगेटिव में होगा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे हमारी H की वैल्यू बढ़ेगी तो B की वैल्यू भी बढ़ेगी। देखिए दोनों की वैल्यू साथ में बढ़ रही है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक सेचुरेशन पॉइंट पे क्या होता है कि B की वैल्यू बढ़ना बंद हो जाती है, लेकिन H की वैल्यू कंटिन्यू कुछ ना कुछ मिलती रहेगी। जैसे आप बढ़ाते रहेंगे मिलती रहेगी। कहने का मतलब एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी बढ़ना बंद हो जाती है, लेकिन हमारी जो H है फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स है जो ये बढ़ता रहेगा। क्या बढ़ता रहेगा, और इस यहाँ पे जो मिलेगा, जहाँ पे कटेगा, ये क्या होगा, हमारा सेचुरेशन पॉइंट होगा, सेचुरेशन पॉइंट। ठीक, फ्लक्स डेंसिटी और फील्ड इंटेंसिटी ये क्या है, हमारा सेचुरेशन पॉइंट। अब देखिए किसी मशीन का जैसे हम BH कर्व बना रहे हैं, किसी पर्टिकुलर मटेरियल का BH कर्व निकालना है, उसका लूप निकालना है, तो हमारा जो चढ़ता हुआ मान लें, मतलब स्टार्टिंग की जो रीडिंग है ऐसे दोनों की बढ़ी, लेकिन जब वापस में रिवर्स आएंगे तो ये अपने इस पथ को ना फॉलो करके, इस पथ को ना फॉलो करके रिवर्स पथ अपना रहे हैं। देखिए यहाँ से ये भी, इसमें भी टॉलरेंस आई और इसमें भी टॉलरेंस आई, तो एक ऐसी कंडीशन आई दोनों में, देखो अपने वापस से मार्ग पर नहीं आ रहे हैं, वापस अपने जो इनका रियल मार्ग है स्टार्टिंग में गए, दोनों सेचुरेशन पॉइंट पे मिले, लेकिन जो है क्या हुआ, जब सेचुरेशन पॉइंट हो गए अगर वापस हम रिवर्स में आते हैं तो रिवर्स भी अपने जगह पे नहीं आ रहा, यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, इसको यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ ना आकर के यहाँ पे आ रहा, और इस तरह का पथ फॉलो करके वो नेगेटिव दिशा में चला जा रहा। तो जितना भी इधर हमें मिलेगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव में, नेगेटिव फ्लक्स डेंसिटी, नेगेटिव मैग्नेटाइजिंग फोर्स, नेगेटिव फील्ड इंटेंसिटी, सब कुछ नेगेटिव में मिलेगा इधर वाला जो हिस्सा होगा। ये पूछा है इस हिस्से का नाम बताओ, तो इस हिस्से को बोलते हैं कोर्सिविटी, इस हिस्से को बोलते हैं कोर्सिविटी। और जो आपका ये हिस्सा है, इस हिस्से के और इस हिस्से के बीच को क्या बोलते हैं, इस हिस्से और इस हिस्से के बीच के बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व, रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व। वो भी कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसी के बाद जब नीचे आएंगे तो जो आपका रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म का होगा वो नेगेटिव होगा, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। देखो यहाँ पे जो है रेजिड्यूअल मैग्नेट जो आपको इधर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, नेगेटिव में, जो इधर मिलेगी कोर्सिविटी, मतलब जितनी पॉजिटिव में प्रक्रिया हुई उतनी नेगेटिव में हुई। और इस एरिया को पूछा है तो इस एरिया को बोलते हैं कोर्सिविटी, और हिंदी में इसे बोलते हैं शायद विग्राहिता, विग्राहिता या विग्राहिकता जो भी बोलते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, विग्राहिता बोलते हैं हिंदी में। कोर्सिविटी जान गए आप कौन से हैं, जो इस एरिया को पूछा इसका नाम क्या है, कोर्सिविटी। अगला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द सिमिलर टर्म इन मैग्नेटिक सर्किट, व्हाट इज द सिमिलर टर्म
व्हाट इज द सिमिलर टर्म इन मैग्नेटिक सर्किट फॉर कंडक्टेंस। देखो हमने अभी बताया जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस होता है उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस होता है। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टिविटी होती है उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में परमियाबिलिटी होती है। ये चीज़ हमें हमेशा के लिए माइंड में रखना है। एक बार आप कहीं से नेट गूगल या बुक एक बार पढ़ लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में क्या सिमिलरिटी है क्या डिसिमिलरिटी है, मतलब समानता असमानता एक बार पढ़ लीजिए। वैसे मुझे लगता है मोस्टली चीज़ें कॉमन है, बस फॉर्म चेंज हो जाता है। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस आता है उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस आता है। तो ये चीज़ें बस आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन बोला है परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट। ठीक, ये बोला हुआ है व्हाट इज द सिमिलर टर्म इन मैग्नेटिक सर्किट फॉर कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब क्या बोला, रिलक्टिविटी, परमियंस, रिलक्टेंस, परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी उसके में होता है जब यहाँ पे कंडक्टिविटी लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है उसने, कंडक्टेंस, तो इसका क्या हो जाएगा, परमियंस। अगला क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस की यूनिट पूछा हुआ है, रिलक्टेंस की यूनिट पूछा है, हमने अभी बताया था। रिलक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, रिलक्टेंस को हम बोल दें RM से अगर रिप्रेजेंट कर दें, रिलक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, NI/φ। NI/φ। जब NI/φ हो जाएगी तो NI का हमने आपको पता है, NI का क्या होता है, एम्पियर टर्न होता है, एम्पियर टर्न अपॉन वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर इसका यूनिट हो जाएगा। तो पूछा है रिलक्टेंस की इकाई क्या है, तो यहाँ पे कहीं दिया हुआ होगा एम्पियर टर्न पर वेबर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, एम्पियर टर्न पर। क्यों, देखो अधिक से अधिक कोशिश करो कि आप लोग चीज़ों के फार्मूले याद कर लोगे। अगर फार्मूले याद कर लोगे तो उनकी यूनिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इलेक्ट्रिक सर्किट में कभी कभी फार्मूले नहीं याद होते तो आप बीमीय सूत्र नहीं निकाल पाते। डायमेंशन निकालने के लिए दे देता है कि बीमीय सूत्र बताइए, तो आप नहीं निकाल पाते। क्यों, क्योंकि आपको फार्मूला नहीं पता। यदि फार्मूले पता है तो दुनिया का कोई से भी कोई मैथमेटिकल फार्मूला भी कर लोगे, बीमीय सूत्र भी निकाल लोगे। इलेक्ट्रिक सर्किट में कभी कभी बीमार निकालने को दे देता है, आप लोग नहीं निकाल पाते क्योंकि आपको फार्मूले नहीं पता होते। अगर फार्मूले पता है तो आप इजीली चीज़ों को कर पाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर टर्न पर वेबर। उसके बाद पूछा है विच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस सी। करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस सी इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज Q एंड द वोल्टेज इज V। अब देखो यहाँ पे बोल दिया है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या दे दी है, C, वोल्टेज दे दी है V और चार्ज दे दिया है Q। तो इनके तीनों के बीच में रिलेशन आपको बताता है, बनाना है। तो Q इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा है, Q इक्वल टू CV। क्या दिया है, कहीं दिया है आप सब देखो, C बराबर VQ, C बराबर Q/V, C बराबर √VQ, C बराबर VQ। आपको पता है Q बराबर क्या होता है, Q बराबर आपने पढ़ा है कहीं, फार्मूला होता है। देखो आज हम आपको बता देते हैं, आपका फार्मूला होता है Q बराबर, ये आपके लिए होमवर्क है, और C बराबर हम आपके लिए बता देते हैं। Q/V होगा, तो Q बराबर क्या होगा आप लोग बताइएगा, आप लोग पढ़िएगा। C बराबर Q/V, तो Q बराबर क्या होगा, जिस प्रकार आपने प्रतिरोध का नियम पढ़ा है उसी प्रकार इसको करना है। क्या होता है, जैसे V बराबर IR पढ़ते हैं, I बराबर V/R पढ़ते हैं। अब देखिए अगर आपको पक्षांतर करना आता है तो आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल में, इस तरह के क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगी। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, जब इक्वल टू में चीज़ें होती हैं तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसका राइट आंसर फिलहाल C इक्वल टू Q/V है। बाकी आपको रिलेशन बनाने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। हाउ कैन यू इंक्रीज द पुलिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी, रिड्यूस द करंट इन द कॉइल, रिड्यूस द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, इंक्रीज द BH कर्व ऑफ मटेरियल। अब देखो ये बोला हुआ है किसी पुलिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर किस पुलिंग का मतलब होता है एक प्रकार से अगर समझें कि हम कपलिंग पुल आउट पुल इन। देखो यहाँ पे पुल इन से बना हुआ है पुलिंग। देखिए कभी कभी होता है, मतलब चीज़ जैसे हम किसी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए पुल इन टार्क की आवश्यकता होती है, जब बंद करना होता है पुल आउट होता है। तो पुलिंग का मतलब होता है हम चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब चीज़ों को अच्छा करने की बात आई है तो चीज़ों को अच्छा करने के लिए चीज़ों को अच्छा करना है। अभी हमने आपको बताया था पीछे BH कर्व बताया है, ठीक। इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी, और यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी है FLUX, फ्लक्स डेंसिटी इधर है,
जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इधर एच से। अब आपको क्या बढ़ाना है, इंक्रीज फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपको विद्युत चुंबक खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें, अगर उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें, इंटेंसिटी मतलब होता है कि हिंदी में बोल सकते हैं कि तीव्रता, ठीक, तीव्रता अगर उसे बढ़ा दें हम, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसको उसमें जो मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिज्म का गुण है, जो चुंबकत्व का गुण, उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारी फील्ड इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। कहने का मतलब उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने का मतलब उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की खींचने की कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाए, इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी। अगला क्वेश्चन बोला है विच डिफाइन द फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे क्यों रखता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स से पीछे क्यों रहता है। आपको बताया था, अभी हमने बीएच कर्व बताया था आपको, हर क्वेश्चन में बना रहे हैं। ये आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, ये आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, इधर वाला हिस्सा, ठीक, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो आप एच से, ये आपका एच से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये आपका फ्लक्स डेंसिटी है, ये आपका फ्लक्स डेंसिटी है। जितना साइकिल है ये पूरा, ये आपका पॉजिटिव का है, जितना साइकिल है नीचे का ये आपका नेगेटिव का है, ठीक। नेगेटिव मतलब सब जानते हैं आप। पूछा है कि विच डिफाइन द फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल रेखा से पीछे है, किसको परिभाषित करता है। अभी हमने बताया था, जब आपका इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ ये क्या बोलते हैं बीएच कर्व बनाएं आप, और किसी का मतलब किसी मटेरियल के लिए आप बीएच कर्व बना रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे बी की वैल्यू बढ़ाएंगे एच की वैल्यू भी बढ़ेगी। एक ऐसी कंडीशन आएगी, आप लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी की लास्ट रेटिंग है, लास्ट रेटिंग यहाँ पे है, अब इसके बाद बढ़ाएंगे तो यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट हो जाएगा, इसके बाद बी की वैल्यू बढ़ना बंद हो जाएगी, लेकिन एच की वैल्यू बढ़ती रहेगी। वापस से जब रिड्यूस करेंगे मानो, तो ये अपने अपने पुराने मानों पे ना आके थोड़ा थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वैद्युत मशीनों में या किसी चीज़ में घर्षण या विंडेज लॉसेस या फ्रिक्शन तमाम के चलते जो मशीनों में चढ़ते हुए मान के पाठ्यांक होते हैं, मतलब स्टार्टिंग में जो रीडिंग इंक्रीज करती है उसकी तुलना में उतरते हुए मान जो मान होते हैं, जब उतरते हुए मान होते हैं तो वो अपने सेम कैरेक्टरिस्टिक के साथ नहीं उतरते, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस आ जाते हैं। तो मतलब अपने जो उनका मेन वे है, मेन वे से पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। उस विचलन को स्टार्टिंग के समय जो स्टार्ट हुआ है और जो लास्ट में एंड हुआ है उसके बीच के विचलन को निकाल लें तो हमारा क्या आता है, कितना ड्रॉप हुआ हमारा, कितने, मतलब किसी मशीन के लिए हमेशा ऐसे ही निकालते हैं कि ड्रॉप कैसे निकालते हैं, दिया गया हमारा इनपुट और जो हमें आउटपुट मिला है प्लस उसमें लॉसेस जोड़ दें, आउटपुट के साथ लॉसेस जोड़ दें, या इनपुट अगर लॉसेस पता करने हैं तो इनपुट आउटपुट और इनपुट को घटा दें। इनपुट हमने दिया 5, आउटपुट मिला 3, दोनों घटा दें तो लॉसेस हमें 2 मिल जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे है। लेकिन अब आप ये देख रहे हैं जैसे जैसे हमने एच की वैल्यू और बढ़ाई तो बी की वैल्यू बढ़नी बंद हो जाती है। तो इस शेप को कौन परिभाषित करता है, तो आपको बताया हमने इसी को बोलते हैं बी और एच के बीच में जो हम कंपैरिजन करके सोल्यूशन निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, बीएच कर्व बोलते हैं। तो बीएच कर्व बोलते हैं, इसी को हिस्टैरिसीस का बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं, इसी को हिस्टैरिसीस लूप भी बोलते हैं बीएच कर्व को, ठीक। तो जब आपको बताया कि बीएच कर्व को हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं और इसमें क्या बोला है, फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है। जो फ्लक्स घनत्व तो है हमारा, देखो ये फ्लक्स घनत्व तो ही है, फ्लक्स घनत्व तो हमेशा पीछे रहता है। किससे, फ्लक्स घनत्व पीछे रखता है किससे, चुंबकीय बल से, मैग्नेटाइजिंग फोर्स से पीछे रखता है। देखो मैग्नेटाइजिंग फोर्स से जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है, जो हमारी फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी है हमेशा पीछे रहती है। किससे पीछे रहती है, किससे पीछे रहती है हमेशा, जो आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, जो आपकी बी है ये हमेशा एच से पीछे रहती है, एच से पीछे रहती है, एच हमेशा आगे रहता है, ठीक। तो इस शेप को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बीएच कर्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं। इसका राइट आंसर ए सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सराउंडिंग मेटल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। हिस्टैरिसीस, स्किन इफेक्ट। देखो अगर मैग्नेटिक सर्किट है उसके आसपास कोई एलिमेंट रखते हैं तो उसमें भंवर धारा हानियाँ आती हैं, ईडी करंट लॉसेस आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें ईडी करंट आती है, ईडी करंट लॉसेस के फॉर्म में होते हैं, ठीक। ये हुए आपके पूरे आज के 15 क्वेश्चन।
आगे फिर से हम नए क्वेश्चन के साथ नए दिन मिलते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। एग्जाम समय एक बार अगर प्रेशर ले लोगे तो आपको हो सकता है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना मिले जितनी अच्छी कि आप उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए डेली डेली जितने आपको क्वेश्चन मिलते जाए आप उतने का रिवीजन करते जाएं। चलते हैं फिर मिलेंगे आपके अगला क्वेश्चन जो भी होगा उसको लेके हम जल्द आएंगे।